हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, इसके अलावा हम देखेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन, फिर हम करेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो इन सारे टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए आप सभी बच्चे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। तो जीनियस मेंटल क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लेक्चर नंबर 5। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चे अपना विद्यार्थी धर्म निभाते हुए अपनी साइंस एनसीईआरटी की बुक को ओपन करके बैठेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है वो आपका एनसीईआरटी में से ही लिया जाता है। तो जब भी आप लेक्चर्स देखो तो आपको अपनी साइंस एनसीईआरटी की बुक को ओपन करके बैठना है, और जब भी आप पढ़ो तो आपको हमेशा अपनी नोटबुक पेन साथ में लेके बैठना है। जो यहाँ पे आपको करवाया जाए साथ साथ अपनी नोटबुक में नोट डाउन किया करो, ओके। और जो इंपॉर्टेंट लाइन आए वो अपनी बुक में ही आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नए उमंग और जोश के साथ शुरू करते हैं आज का नया लेक्चर नंबर 5। तो बच्चों, अभी तक हम क्या कर चुके हैं, देखो सबसे पहले हमने देखा था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, फिर हमने देखा टाइप ऑफ चेंज, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को डिटेल में हमने डिस्कस किया था। फिर हमने देखा था केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन को अच्छे से समझा, उसकी कुछ एक्टिविटीज करी थी, ठीक है। फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ा और सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत अच्छे से वन बाय वन डिस्कस किया था। आज हम करने वाले हैं केमिकल इक्वेशन। क्या करेंगे आज हम? केमिकल इक्वेशन। जनरली तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जो बताया था वही होता है ना। याद आप सभी को मैंने केमिकल इक्वेशन में क्या बताया था? देखो, जब किसी केमिकल रिएक्शन को आप उसके सिंबल या फिर फॉर्मूलाज के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसको आप लिख देते हैं, तो आपकी केमिकल रिएक्शन ही आपकी केमिकल इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन क्या थी आपकी? आपने क्या किया था, दो या फिर दो से ज्यादा सब्सटेंस को आपने मिक्स करवाया, रिएक्ट करवाया, और वहां से आपको एक नया सब्सटेंस मिला, और उस नए सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज थी इन पहले वालों से एकदम डिफरेंट थी, न्यू थी। तो आपने कहा था कि ये आपकी केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। और जो आपने सब्सटेंस रिएक्ट करवाए थे उसको आपने कहा था ये रिएक्टेंट होते हैं। और जो आपको नया सब्सटेंस मिला, न्यू सब्सटेंस जो आपको मिला, यानी कि जो आपकी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसका जो रिजल्ट होता है वो होता है आपका प्रोडक्ट। ये बातें आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यानी कि आप सिंपली केमिकल रिएक्शन को सिंबल या फिर फॉर्मूला के फॉर्म में लिख देंगे तो आपकी केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन बन जाती है। तो यहाँ पे यही लिखा है। तो चलिए एक बार इसको रीड करते हैं। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग, ठीक है, वो मेथड रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? केमिकल रिएक्शन को, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंसेस, ठीक है। आप क्या करोगे? सिंपली केमिकल रिएक्शन के अंदर आपने क्या करना है, जो आपने सब्सटेंस यूज करा केमिकल रिएक्शन के अंदर उनको सिंपली उनके सिंबल या फिर फॉर्मूलाज के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। उसी मेथड को आप केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। The method of representing a chemical reaction with the help of symbols and formula of the substances involved in it is known as chemical equation. उसको आप क्या बोलते हैं? chemical equation. समझ में आया आपको? ओके, एक एग्जांपल देखिए। जिंक मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अभी क्या हुआ यहाँ पे? जिंक ने रिएक्शन करी है किसके साथ? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। और डाइल्यूट का मतलब आप सभी को पता होगा, अब तो मैंने आपको बहुत बार बता दिया। डाइल्यूट यानी कि ज्यादा पानी और थोड़ा सा एसिड हो तो उसका जो सॉल्यूशन होता है वो होता है आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन। यानी कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब क्या हो गया? सल्फ्यूरिक एसिड तो इतू सा लेना है और पानी बहुत सारा लेना है, उन दोनों को मिला दोगे तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आपका बन जाएगा, ठीक है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करवाइए जिंक के साथ, और वहां से आपको क्या मिला? वहां से मिला आपको जिंक सल्फेट, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस वहां से बाहर निकली, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम? इसी बात को अगर हम वर्ड्स में लिखेंगे तो वो होगी आपकी केमिकल रिएक्शन, ठीक है। देखो हमने क्या करा है, जिंक मेटल की रिएक्शन करवाई किसके साथ? डाइल्यूट
डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। और यहां से मिला आपको जिंक सल्फेट। क्या मिला आपको? जिंक सल्फेट। प्लस में मिला आपको हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। ओके, ये है आपकी बच्चा, ये है आपकी केमिकल रिएक्शन। ओके, और आपको ये पता होना चाहिए जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस क्या है? इस रिएक्शन के रिजल्ट है, यानी कि ये प्रोडक्ट है, और ये जिन्होंने रिएक्शन करी है, रिएक्ट करवाया है जिनको, ये है आपके रिएक्टेंट्स। अब हम क्या करेंगे? सिंपली जिंक का सिंबल क्या होता है? Zn होता है। प्लस में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट को DIL लिख देंगे, और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला आप सभी को अच्छे से बताया, H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला, इन दोनों ने रिएक्शन करी और यहां से आपको प्रोडक्ट क्या मिला? जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का फॉर्मूला ZnSO4। देखो आप सभी को ध्यान रखना है, आप Zn ऐसे कभी मत लिखना, ठीक है? ये रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है। रिप्रेजेंटेशन क्या है? Z बड़ा होना चाहिए और N आपका छोटा। ओके, क्लियर है चीजें? ठीक है, तो यहां से ZnSO4 मिला और साथ में आपका हाइड्रोजन गैस यहां से आपको मिल गई। ये आपने सिर्फ केमिकल रिएक्शन को ही तो क्या कर रहे हैं? सिंबल और फॉर्मूला के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये बन गई आपकी केमिकल इक्वेशन। क्या बन गई? केमिकल इक्वेशन। तो अब आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। अब हम क्या करते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं केमिकल इक्वेशन का, फिर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन में चलेंगे और उसके बाद बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में चलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कोई एग्जांपल। व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। इन्होंने क्या बोला? जो आपका मैग्नीशियम है उसको आप रिएक्शन करवा रहे हो ऑक्सीजन के साथ, उसको जला रहे हो, ठीक है, तो वहां से आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यानी कि अगर मैं इसकी केमिकल रिएक्शन लिखूंगी तो आप क्या लिखोगे? आपने क्या करा? मैग्नीशियम लिया, ठीक है, इसकी रिएक्शन कराई ऑक्सीजन के साथ और वहां से क्या मिलता है आपको? मैग्नीशियम। क्या मिलता है वहां से आपको? मैग्नीशियम। एक सेकंड, जब हम क्या कर रहे हैं, मैग्नीशियम की रिएक्शन करवा रहे हैं ऑक्सीजन से, तो हमको वहां से क्या मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये है आपकी केमिकल रिएक्शन, ये है आपकी केमिकल रिएक्शन। और अगर आपने क्या करा, इसको सिंपली इसके फॉर्मूला और क्या कर दिया, सिंबल के फॉर्म में लिख दिया, तो ये बन गई आपकी केमिकल इक्वेशन। ये है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, मैग्नीशियम को Mg लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं, इनकी रिएक्शन हुई तो MgO बन गया, यानी कि ये है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। और आप सभी को याद होगा हमने इस रिएक्शन के लिए एक एक्टिविटी परफॉर्म करी थी, वहां पे हमने मैग्नीशियम रिबन लिया था, उसको जलाया था और वहां से आपको एक व्हाइट कलर का पाउडर मिला था। ठीक है, व्हाइट कलर का जो पाउडर था वही था आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, समझ में आया आप सभी को? फिर यहाँ पे दोबारा से बता देती हूँ, रिप्रेजेंटेशन का आपको बहुत ध्यान रखना है, आप कोई भी Mg इस तरीके से नहीं लिखेंगे। ठीक है, M बड़ा और G छोटा, ये होता है आपका मैग्नीशियम। क्लियर होगी चीजें? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम करेंगे नंबर ऑफ एटम काउंट करेंगे, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। देखो ये है आपका रिएक्टेंट और ये है आपका प्रोडक्ट। ओके, काउंट एंड कंपेयर द number of atom of each element on left hand side and right hand side of the arrow। ये है भाई आपकी एरो। इस एरो की ये तो होगी इसकी राइट हैंड साइड, यानी कि जिस साइड प्रोडक्ट होता है वो होता है आपका राइट हैंड साइड। प्रोडक्ट की इस साइड यानी कि ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि जहां पे आप रिएक्टेंट लिखते हो वो होता है आपका लेफ्ट हैंड साइड। आपको क्या करना है, एरो के बाद में और एरो से पहले नंबर ऑफ एटम्स आपको हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम आपको काउंट करने हैं। ठीक है, और आपको चेक करना है कि दोनों साइड नंबर ऑफ एटम और हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम बराबर है या फिर नहीं है। ठीक है, तो चलिए काउंट करते हैं। आपके पास एलिमेंट कौन कौन सा? यहाँ पे मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे हम LHS के लिख रहे हैं और यहाँ पे RHS के, यानी कि ये हो गया LHS। LHS में मैग्नीशियम एक ही है
ऑक्सीजन 2 है और आपका राइट हैंड साइड के अंदर मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन आपका 1 है, यानी कि आपके नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं है दोनों तरफ। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 था और यहाँ पे 1 ही है, ठीक है, तो आंसर हो गया आपका 9। इन्होंने बोला है इफ यस देन द इक्वेशन इज बैलेंस। अगर नंबर ऑफ एटम दोनों तरफ बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड भी, यानी कि रिएक्टेंट साइड भी प्रोडक्ट साइड भी, तो आप बोलोगे कि भाई वो रिएक्शन क्या है आपकी बैलेंस्ड है, ठीक है, यानी कि दोनों तरफ क्या इक्वल इक्वल है तो क्या हो गया बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। एक साइड कम एक साइड ज्यादा तो वो क्या हो गया आपका अनबैलेंस्ड, ठीक है, वो रिएक्शन क्या होगी आपकी अनबैलेंस होगी। तो यहाँ पे यही लिखा है इफ नॉट, तो हमारा तो आंसर इफ नॉट ही है क्योंकि नहीं है हमारा आंसर, तो क्योंकि ये आपकी जो इक्वेशन है, ठीक है, बैलेंस नहीं है, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड, ओके। देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड बिकॉज द मास इज नॉट द सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो आपकी जो रिएक्शन है वो क्या ये अनबैलेंस है ना। देखो नंबर ऑफ एटम्स ही सेम नहीं है, ठीक है, तो मास तो सेम हो ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि अगर बराबर बराबर एटम होते, ठीक है, तो उनका मास भी सेम सेम होता, ठीक है, समझ में आया आपको। तो ये रिएक्शन आपकी अनबैलेंस है और इसका दूसरा नाम भी क्या होता है, तो उन्होंने यही लिखा हुआ है सच अ केमिकल इक्वेशन इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन, ठीक है। जो आपकी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है उसको आप स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन इसको आप बोलते हैं, यानी कि जो आपकी रिएक्शन है ये क्या है आपकी एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। समझ में आया आप सभी को। आगे बढ़े, अब हम करेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन को समझने के लिए आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आना चाहिए, जो कि आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। तो देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, यहाँ पे बस आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाया गया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, है ना। क्लास 9th के अंदर चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपने पढ़ा होगा, ये एटम एंड मॉलिक्यूल के अंदर आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बस थोड़ा सा हम क्विक रिवीजन करेंगे ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, ओके। रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडीड इन क्लास 9, है ना, क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं। तो आपका जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो क्या बोलता है, देखो भाई वो बोलता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इन्होंने बोला कोई आपकी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वहां पे जो आपका मास है, नया मास ना तो बनने वाला है और जो उसमें मास ऑलरेडी है वो ना ही कहीं खत्म होने वाला है, ठीक है। क्या बोला इन्होंने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर कोई नया मास खुद से नहीं बनता है, ठीक है। मास जो है इन्होंने नाइदर बी क्रिएटेड, मतलब आपका मास खुद से कभी नहीं बनेगा उसमें, ठीक है, और ना ही वो क्या होने वाला है डिस्ट्रॉयड होने वाला है, यानी कि केमिकल रिएक्शन के अंदर आपका जो मास ऑलरेडी वहां प्रेजेंट है वो मास आपका खत्म भी नहीं होगा और नया बनेगा भी नहीं, तो होगा क्या, मास एकदम सेम रहेगा, यानी कि रिएक्शन से पहले जो मास था रिएक्शन के बाद भी वही मास रहने वाला है। यही बोलता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन मतलब बचाना, ठीक है ना, यानी कि आपका जो मास अब बचा रहेगा रिएक्शन से पहले भी और रिएक्शन के बाद भी, तो वो हो गया आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। समझ में आपको क्लियर होगी चीजें। तो यहाँ पे देखो यही लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, डेट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। देखो रिएक्टेंट के अंदर, यानी कि रिएक्टेंट के अंदर जो आपके एलिमेंट है उनका जो मास होगा, ठीक है, बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन क्या रहने वाला है, एकदम सेम रहना है, सेम रहने वाला है। तो यहां से आप बोल सकते हो जो आपका टोटल मास है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट वो क्या रहेगा, इक्वल होगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। ये होता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। या फिर आप अदर वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं, the number of atoms of each element remains the same before and after a chemical reaction। इन्होंने बोला नंबर ऑफ एटम्स होंगे जो बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन क्या रहेंगे, सेम रहने चाहिए, ठीक है। और अगर किसी इक्वेशन के अंदर, किसी केमिकल इक्वेशन के अंदर नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड और नंबर ऑफ रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट साइड इक्वल नहीं है तो हमें इक्वल बनाने पड़ेंगे। जिसमें इक्वल नहीं होते हैं उसी को आप क्या बोलते हो,
स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हो, यानी कि जो आपकी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, यानी कि जो आपकी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, उनको आपको क्या करना पड़ेगा, उनको आपको बैलेंस करना पड़ेगा, यानी कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ एटम्स को आपको इक्वल करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे देखो यही लिखा है, हैंस वी नीड टू बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, इसलिए हमको जो आपकी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन होती है उसको बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन समझेंगे। पहले हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, चेक करते हैं कि ये बैलेंस है या फिर नहीं। अगर बैलेंस है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं है तो मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे उसको बैलेंस करना होता है। ओके, ये देखो, ये एग्जांपल अभी हमने करा था, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट से आपको हाइड्रोजन मिल गया था, है ना। आपने जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करवाई थी, तो यहाँ से आपको जिंक सल्फेट मिला था और हाइड्रोजन गैस मिली थी। ठीक है, ये है आपकी केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन में आपको चेंज करना है। ठीक है, इसको आपने सिंपली वर्ड्स में लिख दिया, देखो Zn(H2SO4), Zn(SO4) प्लस में H2, ये आपकी केमिकल इक्वेशन बन गई। अब आप चेक करोगे क्या ये बैलेंस है या फिर नहीं है, यानी कि नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड इक्वल है नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड के या फिर नहीं। तो हम क्या करते हैं, पहले एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं ताकि आपको इजी हो जाए। यहाँ पे हम लिख देंगे एलिमेंट। देखो पहले यहाँ पे मैं रिएक्शन लिख दे दूं ताकि आपको बार बार परेशानी ना हो। Zn(H2SO4) की रिएक्शन करवाई आपने, Zn प्लस में H2SO4 की रिएक्शन करवाई, वहां से मिला आपको Zn(SO4) यानी कि जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस। देखो यहाँ पे टोटल एलिमेंट कौन कौन से हैं, एक तो जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, इसके अलावा और कोई आपको एलिमेंट यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप लिखोगे नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड और यहाँ पे लिखोगे आप नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट साइड यानी कि ये आपका रिएक्टेंट है या फिर आप बोल सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में हम चेक कर लेते हैं कि जिंक एलिमेंट के कितने नंबर ऑफ एटम है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही एटम दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे एक लिख दिया, बिल्कुल सही। अब देखो हाइड्रोजन के कितने एटम है, यहाँ पे 2 एटम है, तो यहाँ पे 2 लिख लिया। सल्फर के कितने एटम है, सल्फर का सिर्फ एक ही दिखाई दे रहा है, तो 1 लिख लिया, वेरी गुड। आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के यहाँ पे देखो 4 लिखा हुआ है, तो 4 लिखने का मतलब है यहाँ पे 4 एटम है यहाँ पे ऑक्सीजन के, तो यहाँ पे 4 लिख दिया, यहाँ तक एकदम सही है। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट साइड। अब हम देखेंगे प्रोडक्ट साइड आपका जिंक एलिमेंट के कितने आइटम है, देखो एक ही आइटम आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे एक ही लिखा हुआ है, वेरी गुड। आगे देखिए हाइड्रोजन के नंबर ऑफ आइटम कितने हैं प्रोडक्ट साइड, देखो H2 लिखा हुआ है, यानी कि 2 आइटम है आपके हाइड्रोजन के, तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। आगे देखो सल्फर, ये आपका सल्फर, सल्फर का भी आपका एक ही आइटम है, तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, और ऑक्सीजन के यहाँ पे 4 आइटम है, और तो यहाँ पे 4 ही लिखा हुआ है। यानी कि देखो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड भी जिंक का एक ही आइटम है, प्रोडक्ट साइड भी एक ही आइटम है। हाइड्रोजन का रिएक्टेंट साइड 2 आइटम है, प्रोडक्ट साइड भी 2 आइटम ही है। ठीक है, सल्फर का रिएक्टेंट साइड 1 आइटम है और प्रोडक्ट साइड भी एक ही है। ठीक है, ऑक्सीजन का रिएक्टेंट साइड 4 आइटम है और प्रोडक्ट साइड भी 4 ही आइटम है, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड इक्वल हो गए नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड। ठीक है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, यहाँ पे आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो आपकी रिएक्शन है ये क्या ऑलरेडी आपकी बैलेंस्ड। अब हम क्या करेंगे, अब हम वो एग्जांपल लेंगे जहां पर आपकी इक्वेशन जो है वो बैलेंस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक इक्वेशन लिखी हुई है, अगर ये तो अभी इक्वेशन है, अगर रिएक्शन लिखी होती तो आपका पहला स्टेप क्या होता, रिएक्शन को आप क्या करोगे, आपका फर्स्ट स्टेप होता केमिकल रिएक्शन को आप चेंज करते केमिकल इक्वेशन के अंदर। ओके, पर यहाँ पे ऑलरेडी आपको इक्वेशन दी हुई है तो मौज हो गई भाई आपकी तो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे रिएक्शन क्या करके है, आयरन की रिएक्शन करवाई है वाटर के साथ और यहाँ पे आयरन ऑक्साइड मिला और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे आपकी बाहर निकली है, यानी कि नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड। यहाँ पे नंबर ऑफ एटम आपके इक्वल नहीं है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, तो आपको इक्वल करने हैं और उनको इक्वल करने के लिए आपके कुछ स्टेप्स हैं और वो स्टेप्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या है, टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन
फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला। इन्होंने बोला कि आप सबसे पहला काम क्या करना है, आपको बैलेंस करना है ना, तो सबसे पहले इनके चारों तरफ एक डिब्बा बना लो, बॉक्स बना लो, है ना। ये बॉक्स क्यों बना रहे हैं, ठीक है, अभी आप छोटे बच्चे हैं इसलिए बना रहे हैं बॉक्स, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करने लग जाएंगे तो ये बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर ये बॉक्स नहीं बनाया ना तो आप क्या करोगे, इसमें कुछ चेंजेस करने होंगे ना केमिकल रिएक्शन के अंदर, तो आप इस फॉर्मूला के अंदर चेंज कर दोगे। पर किसी भी आप इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हो तो उसके फॉर्मूला को आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। राम को आप लक्ष्मण थोड़ी ना बना सकते हो, ठीक है। यानी कि इसका जो केमिकल कैरेक्टर है, केमिकल फॉर्मूला वही रहना चाहिए, ठीक है। यानी कि आप जो भी बदलाव करोगे इस रिएक्शन के अंदर, है ना, वो इसके बाहर ही करोगे, इसके अंदर कोई चेंजेस आप नहीं कर सकते हो। इस वजह से यहाँ पे बाउंड्री लगा दी कि भाई इससे पार आप इसके अंदर आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है। Do not change anything inside the boxes while balancing the equation। उन्होंने बोला जब आप इक्वेशन को बैलेंस कर रहे होगे तो इसके अंदर वाले हिस्से के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है। समझ में आया। और कुछ चीजें आपको और पता होनी चाहिए। देखो जब आप इक्वेशन को बैलेंस करोगे तो आपको कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए, वो मैं आपको बता देती हूँ, फिर हम क्या करेंगे, इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। पहला स्टेप तो समझ में आ गया, बस क्या करना है, डिब्बा ही तो बनाना है, पहला स्टेप कंप्लीट। ओके, देखो अगर कहीं पे लिखा हुआ है H2 और 2H, दोनों का मतलब क्या हुआ आपका, ये है इस यहाँ पे दो एटम है यहाँ पे हाइड्रोजन के, और यहाँ पर भी दो एटम है आपके हाइड्रोजन के, ठीक है। पर यहाँ पे क्या H2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि मुझे 4 हाइड्रोजन के एटम चाहिए तो आप गलती से इसको H4 मत कर देना, यही आपसे बताया जा रहा है। कहीं पे H2 लिखा हुआ है, ठीक है, और आपसे बोला जाए कि आपको 4 एटम चाहिए हाइड्रोजन के, तो आपको ऐसे नहीं करना आपको कि H4 लिख देता हूं यहाँ पे, लो भाई हो गए, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसका मतलब आपने हाइड्रोजन का फॉर्मूला ही चेंज कर दिया है, ठीक है। आपको फॉर्मूला चेंज नहीं करना है, आपको क्या करना है, इसके बाहर लिखना है। आप ऐसे लिखोगे 2H2, ठीक है, और इससे क्या हो जाएगा, 2 ये रहा 2 ये रहा, है ना, 2 को 2 से गुणा करोगे, नहीं 2 2 जो क्या हो गया आपका 4 हो गया, तो यहाँ पे 4 एटम आ गए आपके हाइड्रोजन के, ठीक है। आपको इस तरीके से चेंज करना है, इस तरीके से कोई चेंजेस नहीं करने हैं। मान लो कहीं पे लिखा हुआ है H2O और आप चाहते हो कि आपके ऑक्सीजन के 2 एटम होने चाहिए, तो आपको ऐसा नहीं करना, H2O2 मत कर देना कि भाई मेरे को तो 2 ऑक्सीजन के एटम चाहिए, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये आपका, ठीक है। यानी कि आपने वाटर का फॉर्मूला ही चेंज कर दिया आपने, ठीक है। वाटर का फॉर्मूला थोड़ी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए आपको इसके बॉक्स के अंदर कोई अल्ट्रेशन नहीं करने, कोई बदलाव नहीं लाने, कोई चेंजेस नहीं करने, आपको इसके बाहर करने हैं। यानी कि अगर आपको 2 एटम चाहिए ऑक्सीजन का, तो आप क्या करोगे, H2O के बाहर यहाँ पे 2 लिखोगे, ठीक है, ऐसे 2 लिखोगे। इस 2 का मतलब क्या हुआ, ये जो 2 है इस हाइड्रोजन के साथ भी है और इस ऑक्सीजन के साथ भी है, इसका मतलब क्या हुआ, ये 2H2 और 2O बन गए अब, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के एटम है और यहाँ पे 2 दूजा 4 हाइड्रोजन के एटम्स है। क्लियर होगी चीजें। और ये जो आप बाहर लिखते हो, है ना, मैंने कहा जो आप ऐसे क्या बाहर लिख रहे हो, तो ये क्या होता है आपका कोफिशिएंट होता है। और कौन सा कोफिशिएंट होता है, स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। देखो मैथ्स के अंदर भी तो कोफिशिएंट होता है, आप क्लास 10th के अंदर है तो आपने क्लास 10th मैथ्स के अंदर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ ली होंगी, ठीक है। क्लास 9th में भी आ जाती है आपकी, है ना, वहां पर भी तो ऐसे कुछ लिखा होता है ना। देखो वहां पे आपका मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, आपकी एक इक्वेशन लिखी हुई मैथ्स की इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका 2 3 4 ये लिखा हुआ है, इनको क्या बोलते हो आप, इनको आप बोलते हो कोफिशिएंट। क्या बोलते हो, कोफिशिएंट। ऐसे ही केमिस्ट्री के अंदर आपने केमिकल इक्वेशन लिखी और इसके बाहर जो आप यहाँ पर नंबरिंग करोगे, ये होता आपका स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको आप बोलते हैं स्टिचियोमेट्री कोफिशिएंट, ठीक है। समझ में आया, इसको बोलते हैं आप स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो यानी कि आपको बेसिक्स क्लियर हो गए, यहाँ पे समझ में आ गया है। फॉर्मूला के अंदर कोई चेंजेस आपको नहीं करनी है, ये तो आप बहुत बड़ा पाप कर दोगे अगर ऐसा करोगे तो, ठीक है। तो ये इसीलिए आप छोटे बच्चे आप कोई मिस्टेक ना कर दे, इसलिए पहला स्टेप आपको यही बता दिया कि भाई आप पहले डिब्बा ही बना लेना, ठीक है। कोई भरोसा नहीं, कहीं गलती कर दो आप। ओके, आगे बढ़ते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करेंगे, अब नंबर ऑफ एटम्स हम काउंट करेंगे, रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिख लोगे, एलिमेंट लिख लोगे उस रिएक्शन के अंदर जिस टाइप के आपके एलिमेंट आए हुए हैं। तो देखो इस रिएक्शन के अंदर आपका आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसके अलावा कोई और एटम दिखाई दे रहा है आपको, सॉरी एलिमेंट दिखाई दे रहा है आपको,
नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ आपके तीनों एलिमेंट है, यहाँ पे लिख दिया आपने। अब क्या करोगे आप, अब यहाँ पे रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स काउंट करके लिखोगे। पहले हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड, या फिर आप बोल सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में आप काउंट कर लेना, ठीक है। आयरन का देखो एक बार क्या करते हैं, इस रिएक्शन को ही लिख लेते हैं, Fe प्लस में H2, Fe3O4H2, ठीक है। Fe3O4 और यहां से था आपका H2, ये थी आपकी रिएक्शन। ओके, देखो रिएक्टेंट साइड यानी कि ये है आपका रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। ओके, देखो यहाँ पे आयरन का एक ही एटम है तो एक लिखा, बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन के 2 एटम है तो 2 लिखा है, बहुत ज्यादा बढ़िया। ओके, ऑक्सीजन का एक ही एटम है तो एक ही लिखा हुआ है, गजब की बात है, ठीक है। अब चलते हैं प्रोडक्ट साइड। नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड यानी कि राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट आपको देखने हैं, ठीक है। यानी कि आपको आयरन एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने हैं। तो देखो ये रहा भैया आपका, क्या है आपका, ये आयरन जी है ये, ठीक है। नंबर ऑफ एटम काउंट करो, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम कितने हो गए, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे आयरन के 3 क्या है, एटम्स है। ओके, अब आगे देखो हाइड्रोजन का चेक करते हैं, यहाँ पे H2 लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम है, तो यहाँ पे भैया लिख दिया 2 एटम, बहुत सही लिखा हुआ है। अब चेक करते हैं ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन आपको ये दिखाई दे रहा है और यहाँ पे O4 लिखा हुआ है, O4 लिखा हुआ है यानी कि ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने एटम है, 4 एटम है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 4, यानी कि आपने यहाँ पे अभी नंबर ऑफ एटम काउंट कर लिए हर एक एलिमेंट के लिए, रिएक्टेंट साइड भी कर लिया, प्रोडक्ट साइड भी कर लिया, ठीक है। अब देखो ये बैलेंस तो है नहीं क्योंकि आयरन का 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। ओके, हाइड्रोजन तो बैलेंस है पर आपका ऑक्सीजन और आयरन नहीं है। पर देखो ऐसा हो सकता है, ठीक है, जब आप क्या कर रहे हो, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हो, है ना। देखो ये 2 यानी कि आपका हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस्ड है पर आपका आयरन और ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। जब आप आयरन और ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो हो सकता है उस टाइम पे आपका हाइड्रोजन क्या हो जाए, डिसबैलेंस हो जाए, अनबैलेंस हो जाए, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। एकदम शांति से काम करना है, ओके, घबराना नहीं है, कोई बात नहीं। अनबैलेंस हो गया तो क्या हो गया, हम दोबारा से बैलेंस कर लेंगे उसको, ठीक है। समझ में आया आपको? ओके, अब हम चलते हैं थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हम चूज करेंगे कि सबसे पहले हम किसको बैलेंस करना शुरू करें, है ना। ऐसा ही होता है ना, जब बहुत सारे पकवान आपके आगे मिल जाए, फेवरेट हो सारे के सारे, और सोचते हो यार कौन सा पहले खाऊं, कौन सा पहले खाऊं, तो यहाँ पर भी ऐसी सिचुएशन आ गई। अब तीन एलिमेंट हैं, उसमें से आपको चूज करना है कि कौन से वाले एलिमेंट को पहले बैलेंस करना चाहिए, ठीक है। तो आपकी एनसीईआरटी बोलती है कि भाई सबसे पहले उसको बैलेंस करो, उस कंपाउंड को चूज करो उसके अंदर जिस एलिमेंट के पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्या हो, एटम्स हो, ठीक है। तो आप वो एलिमेंट चूज करोगे और देखो कि अच्छा इस एलिमेंट के पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है, तो इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, बैलेंस करेंगे। ओके, ये आपका एनसीईआरटी का तरीका है। इसके बाद जब मैं आपकी इसकी प्रैक्टिस कराऊंगी, है ना, इस टॉपिक की, ठीक है, तब मैं आपको अपना एक शॉर्टकट बताऊंगी, तो वहां से आपको चीजें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अभी हम आपका जो ट्रेडिशनल मेथड है उसके साथ चलते हैं, ओके। और मैंने आपको बताया ना ये बात कि जो आपका टॉपिक है भाई बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, मैं कह रही हूँ आपको जितने स्टार आप यहाँ पे लगा सकते हैं उतने स्टार लगा लीजिए। ये टॉपिक आपका बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि बोर्ड एग्जाम के अंदर तो गारंटेड आपका इसका हैवी वेटेज रहता है, मतलब आपका आना ही आना क्वेश्चन है, और जितने आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन आपका आता ही है, ठीक है। तो इस टॉपिक के हम बहुत सारे एग्जांपल्स करने वाले हैं, यानी कि क्वेश्चंस की तो कोई कमी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो 2 लेक्चर्स होंगे उसमें मैं इनकी ही प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ, यानी कि एग्जाम के अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन होगा नहीं कि आप सॉल्व करना चाहो और आपसे ना हो, ठीक है। अगर आप क्या करते हैं उसको ध्यान से पढ़ लेते हैं, ठीक है, और जो मैं आपको एग्जाम्पल्स कराऊंगी और उन सबकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलिए आप क्या करते हैं, हम वो कंपाउंड चूज करेंगे जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हो। देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, एक बार रीड कर लो फटाफट से। इट इज ऑफर्ड कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। आपको वो कंपाउंड चूज करना है जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हो, ओके। इट मे बी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जरूरी नहीं है कि रिएक्टेंट से चूज करना है या प्रोडक्ट से, कहीं से हो, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो ये चाहिए कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम उसके अंदर होने चाहिए, ओके। आगे देखो, in that compound select the element which has the maximum number of atoms. Using this criteria
वी सिलेक्ट Fe3O4। देखो इस रिएक्शन के अंदर Fe3O4 यही एक ऐसा कंपाउंड था, ठीक है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स थे और इसके अंदर भी ऑक्सीजन हमने चूज कर लिया है ना, क्योंकि ऑक्सीजन के पास कितने हैं 4 एटम है, तो उन्होंने यही लिखा हुआ है देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम ऑन द राइट हैंड साइड एंड ओनली 1 ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो आपका ऑक्सीजन है, आपका जो रिएक्टेंट साइड तो एक ही ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट साइड आपका 4 ऑक्सीजन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। तो देखो यानी कि आपका स्टेप 4 के अंदर आप क्या करने वाले हो, ऑक्सीजन को आप बैलेंस करने वाले हो। कैसे करोगे, देखो इनिशियली आपका रिएक्टेंट साइड एक ही ऑक्सीजन था, ठीक है, और वो भी H2O की फॉर्म में था, है ना, अलग से तो ऑक्सीजन था नहीं, H2O की फॉर्म में था। और प्रोडक्ट साइड क्या आपका 4 ऑक्सीजन है और किस कंपाउंड के अंदर है Fe3O4, यानी कि जिसके पास ज्यादा उसको तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, यानी कि आप क्या जाओगे रिएक्टेंट के पास जाओगे, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि अगर आपको क्या करना है, आपको 4 चाहिए तो 1 into 4 करोगे तो 4 बन जाएगा, यानी कि आप H2O4 ये गलती बिल्कुल मत करना। अगर आपने ऐसी गलती कर दिया, आपने बहुत बड़ा पाप कर दिया, यानी कि आपने वाटर के फॉर्मूले को ही चेंज कर दिया। पर ऐसा कैसे कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्या करोगे, एक समझदार अच्छे बच्चों की तरह क्या करेंगे आप, जो आपने डिब्बा बनाया था ना उसके बाहर 4 लिखोगे। इसके आपने बाहर 4 लिखा तो इसका मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पे 4 तो ऑक्सीजन के एटम हो गए और 4 2 जा 8 हाइड्रोजन के एटम हो गए यहाँ पे, ठीक है। समझ में आया, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। और ना ही आप ऐसे कर सकते हो कि भाई मेरे को तो सिर्फ ऑक्सीजन ही बैलेंस करना था, मैं हाइड्रोजन के साथ छेड़छाड़ क्यों करूं, ऐसे सोचने लग जाएंगे कई बच्चे और सोचेंगे कि चलो भाई ऐसे तो कर सकते हैं, नीचे नहीं लिख सकते। तो ये भी आपकी एकदम गलत रिप्रेजेंटेशन है, ये गलती भी आपको बिल्कुल नहीं करनी है। सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ इस ही तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो H2O के बाहर आपको 4 लगाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर हाइड्रोजन आपका डिसबैलेंस हो गया, ठीक है, घबराना नहीं है, हम क्या कर लेंगे, हाइड्रोजन को भी बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। समझ में आया, देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, ऐसी गलती भी नहीं करनी है, और मैंने एक और गलती बताई आपको, ऐसी गलती भी नहीं करनी है भाई, ठीक है। समझ में आया, तो यानी कि अब क्या करोगे, आप सिंपली इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे H2O को, वो भी इस डिब्बे के बाहर, तो ये आपकी ये रिएक्शन बन जाएगी Fe4H2O gives to Fe3O4 प्लस में H2। अभी आपकी ये हो गई, और अब ये थोड़ी सी बैलेंस है इसलिए इसको बोल दिया पार्टली बैलेंस इक्वेशन। पार्टली मतलब थोड़ा सा हिस्सा बैलेंस हुआ है, ठीक है। समझ में आया आपको, क्लियर होगी चीजें। और ये 4 क्या है आपका स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, जो मैंने आपको बताया था ना, जैसे मैथ में कोफिशिएंट होता है वैसे ही आपका केमिस्ट्री के अंदर भी होता है। अब क्या करेंगे, देखो भाई आपका ऑक्सीजन हो गया बैलेंस। अब हम चूज करते हैं कि हाइड्रोजन को करें या फिर आयरन को करें, मर्जी आपकी, किसी को भी कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं भाई, पहले हम हाइड्रोजन को ही बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन को करें या फिर आयरन को करें, आप रीड कर लीजिएगा। अब देखो, वरना मैं ही करवा देती हूँ, नहीं तो बोलोगे मैडम ने ये लाइन तो छोड़ दी, क्या पता इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखी हो, ठीक है। तो चलिए, Fe यानी कि आयरन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर स्टिल नॉट बैलेंस, पिक एनी ऑफ दिस एलिमेंट्स टू प्रोसीड फर्दर, लेट अस बैलेंस हाइड्रोजन एटम इन द पार्टली बैलेंस इक्वेशन to equalize the number of hydrogen atoms, make the number of molecules of hydrogen as 4 on the right hand side। देखो उन्होंने यही बोला कि हाइड्रोजन को करे या फिर आयरन को करे, हाइड्रोजन को करे या फिर आयरन को करे, मतलब चलो भाई हाइड्रोजन को कर लेते हैं बैलेंस, ठीक है। तो अब क्या करोगे, आप पहले इनिशियली आपके पास हाइड्रोजन कितने थे, ये देखो 8 हाइड्रोजन है, वो भी किस फॉर्म में, आपका H2O की फॉर्म में, ठीक है, वो भी रिएक्टेंट साइड है। और प्रोडक्ट साइड आपके 2 ही हाइड्रोजन है, वो भी हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में, H2O की फॉर्म में। यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। इसको 8 बनाने के लिए क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, और 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 8 बन जाएगा, ठीक है। 8 बन जाएगा तो आपकी रिएक्शन यानी कि आपका क्या हो जाएगा, 4H2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करना, दोबारा से बता रही हूँ, कहीं H8 मत कर देना सीधा, भाई मैं तो H8 लगा देता हूँ, ना ना ना, बिल्कुल नहीं करना ऐसा, ठीक है। क्या करोगे, 4H2 यानी कि 4 2 जा 8, तो यहां से आपका क्या हो गया, हाइड्रोजन आपका बैलेंस हो गया। देखो अब इस रिएक्शन के अंदर आपका 4H2 लिखा तो यहाँ से आपका ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, और यहाँ 4H2 लिख दिया तो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब रह गया सिर्फ आपका आयरन, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे आपको 3 आयरन है प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड एक ही है, तो सिंपली कुछ नहीं करना, जिस साइड कम होते हैं वहां पे उसको आप क्या करोगे 1 into 3 करोगे, यानी कि यहाँ पे आप सिंपली आयरन की 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे और ये आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, आयरन को बैलेंस किया हुआ है, इनिशियली एक ही था, ठीक है, रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड आपके 3 है, इसको बैलेंस करना 1 into 3 करोगे, 1 into 3 करोगे तो सिंपली इसको आप क्या कर दोगे 3 मतलब Fe के बाहर क्या लिख दोगे 3 लिख दोगे, यानी इस डिब्बे के बाहर, ठीक है। दोबारा से बता रही हूँ, Fe3 नहीं करना है, आपको क्या करना है Fe3 ऐसे लिखना है, ठीक है, 3Fe3। ओके, समझ में आया। और ये जो आपको रिएक्शन दिखाई दे रही है ये है भाई आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखो यहाँ पर भी आपके 3 आइटम है, रिएक्टेंट साइड काउंट करते हैं, ठीक है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड और ये आपका राइट हैंड साइड। यहाँ पे 3 आइटम है आयरन के, यहाँ भी 3 आइटम, वाह बैलेंस हो गया। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन के 8 आइटम, 4 2 8, यहाँ भी 8 आइटम हाइड्रोजन के, यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 आइटम, ठीक है, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 4 आइटम, यानी कि आपकी इक्वेशन क्या होगी बैलेंस हो गई है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड क्या हो गए, नंबर ऑफ आइटम्स आपके क्या हो गए हैं इक्वल हो गए हैं। तो यहाँ पे देखो यही बोला है, ये हो गई आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। द नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1.9 आर इक्वल, दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड। ये इक्वेशन अब बैलेंस हो गई है आपकी। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। इन्होंने बोला है ये जो आपका तरीका था, जिस तरीके से आपने क्या करा इस इक्वेशन को बैलेंस करा, इस तरीके का बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी कि आप क्या करो ट्राई कर करके देख रहे हो, ठीक है। तो इस मेथड को आप क्या बोलोगे हिट एंड ट्रायल मेथड इसको बोलेंगे। वी मेक ट्रायल्स टू बैलेंस द इक्वेशन बाय यूजिंग द स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशिएंट। इन्होंने बोला है कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट होलेस्ट नंबर से, तो सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर से तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। देखो यहाँ पे हमने बैलेंस करना था तो 3 था, यहाँ सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर, इसको बैलेंस करने के लिए 3 ही होता है, 1 into 3 करा तभी बैलेंस हो गया। करने को हम क्या कर सकते थे 3 into 2 इसको 6 कर देते, ठीक है, इसको 1 into 6 कर देते, ऐसे भी कर सकते थे, पर हमने ऐसा नहीं करा। हमने क्या करा सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर चूज करा कि इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर की जो जरूरत पड़ेगी हमने सिर्फ उसका ही यूज करा है, और इस मेथड को आप बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। इसमें आप क्या कर रहे हो ट्राई कर करके देख रहे हैं, ठीक है, समझ में आया आपको। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, आपकी इक्वेशन बैलेंस होगी, पर कुछ चीजें कुछ इंफॉर्मेटिव मतलब कि केमिकल रिएक्शन से हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, ठीक है। अगर हम क्या करें कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स वहां पे अप्लाई कर दें, ठीक है, तो हम यहाँ पे वही देखने वाले हैं। इन्होंने बोला राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट्स केयरफुली एग्जामिन। आपको क्या करना है फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट आप सभी को पता है क्या होती है फिजिकल स्टेट। देखो भाई आपकी जो ये सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये सब क्या होती है, और एक एक्वस फॉर्म भी होती है, आपके अभी बताऊंगी एक्वस फॉर्म क्या होती है, ठीक है। ये क्या होती है फिजिकल स्टेट। अगर किसी केमिकल इक्वेशन के अंदर इसकी फिजिकल स्टेट मेंशन है तो हमें और भी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। यानी कि अब आपने आयरन लिया तो हमें नहीं पता आपने आयरन मोल्टन स्टेट में लिया, पिघला हुआ आयरन लिया, एकदम सॉलिड आयरन लिया, आपने वाटर लिया तो आपने आइस की फॉर्म में लिया, लिक्विड की फॉर्म में लिया, या फिर आपने उसके वाटर वेपर्स लिए, कैसे लिया हमको नहीं पता, ठीक है। अगर आप क्या करते हो केमिकल रिएक्शन के अंदर इन फिजिकल स्टेट्स को मेंशन कर देते हो तो हमें रिएक्शन को समझने में और आसानी हो जाती है, यानी कि उस केमिकल इक्वेशन से हमें और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ओके, देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, डज दिस इक्वेशन टेल अस एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इन्होंने बोला जो आपकी इक्वेशन है आपकी केमिकल इक्वेशन, क्या ये आपको फिजिकल स्टेट के बारे में बताती है? नहीं बताती, कहीं पर भी फिजिकल स्टेट मेंशन नहीं है, तो ये हमें किसी भी फिजिकल स्टेट के बारे में नहीं बताती है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, नो इन्फॉर्मेशन हैज गिवन इन दिस इक्वेशन अबाउट देयर फिजिकल स्टेट्स। फिजिकल स्टेट के बारे में कुछ नहीं बताया भाई इस इक्वेशन ने हमको। ओके, टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, केमिकल इक्वेशन को आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव बताना है, यानी कि उस केमिकल इक्वेशन से आपको देखते बहुत सारी बातें पता लग जाए, ठीक है। ऐसे आपको केमिकल इक्वेशन बनानी है तो वहां पे आपको फिजिकल स्टेट मेंशन करनी होती है, ठीक है। द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर मेंशन्ड अलोंग विद देयर केमिकल फॉर्मूला। उनके केमिकल फॉर्मूला के साइड में क्या करोगे छोटा छोटा उनकी फिजिकल स्टेट्स को भी मेंशन कर दोगे, ठीक है। The gases, liquid, aqueous and solid states of reactant and products are represented by the notation। उन्होंने बोला है कि आपकी जो स्टेट्स है गैसेस स्टेट, लिक्विड स्टेट, एक्वस स्टेट, सॉलिड स्टेट, ठीक है। एक्वस स्टेट
सॉलिड लिक्विड गैस पता है आप सभी को, पर एक्वस स्टेट ऐसा लग रहा है ये एक्वस स्टेट कौन सी होती है? तो एक्वस स्टेट कुछ भी नहीं है। क्या होता है, कोई भी सॉल्यूशन अगर आपका वाटर के अंदर बना हुआ है तो वो एक्वस स्टेट होती है, एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं उसको आप, ठीक है। तो आप गैसेस को ऐसे छोटा सा जी करके ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दो, ऐसे ही लिक्विड को रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से आप एक्वस फॉर्म को रिप्रेजेंट करेंगे, और ये है आपकी सॉलिड फॉर्म को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने यही बोला है, जो वर्ड एक्वस है उसका मतलब क्या होता है, इफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज इन अ सॉल्यूशन इन वाटर, यानी कि आपका कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, ठीक है, वाटर के सॉल्यूशन में यानी कि पानी के अंदर घुला हुआ है तो आपका एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। समझ में आई आपको ये सारी बातें? ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या, यानी वही वाला एग्जांपल है। यहाँ पे सिंपली क्या करें, इनकी फिजिकल स्टेट्स को मेंशन कर दिया है। देखो आयरन, यहाँ पे क्या करना आपको, ऐसे आयरन के साइड में छोटा सा एस लिख के ऐसे ब्रैकेट में क्लोज कर दो, तो आपने यहाँ पे इसकी फिजिकल स्टेट को बता दिया। यानी कि जो आपने रिएक्शन के अंदर आयरन लिया था वो आपने किस फॉर्म में लिया है, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। और आपने जो यहाँ पे H2O लिया है वो कैसे लिया है, गैसेस फॉर्म में, यानी कि आपने वाटर की स्टीम फॉर्म यूज करिए, वाटर वेपर्स लिया है, ओके। फिर इनसे जो आपको प्रोडक्ट मिला यानी कि Fe3O4, ये जो आपका आयरन ऑक्साइड मिला यहाँ से आपको, ठीक है, ये किस फॉर्म में मिला आपको, सॉलिड फॉर्म में मिला है, ठीक है। और यहाँ से जो आपकी हाइड्रोजन गैस, ये तो पता ही है आपको कि गैस है तो वही गैसेस फॉर्म में ही होगी, है ना। तो यहाँ पे आपने सिंपल जी कर दिया, यानी कि अब इस रिएक्शन से आपको क्या है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। पता चल गया आपको कि आपका जो आयरन लेना था वो सॉलिड फॉर्म में लेना था, ठीक है, आपको जो वाटर लेना था वो आपका वेपर्स फॉर्म में लेना था, ओके। और जो आपका Fe3O4 मिलेगा, यानी कि जो आपका आयरन ऑक्साइड मिलेगा वो सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, और हाइड्रोजन तो आपकी गैसेस फॉर्म में ही मिलेगी, ओके। तो यहाँ पे देखो यही बात लिखी हुई है। आगे देखो, यूजुअली फिजिकल स्टेट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन अ केमिकल रिएक्शन अनलेस इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम। इन्होंने बोला किसी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर ये स्टेट जब तक मेंशन नहीं की जाती तब तक जब तक उसकी बहुत ज्यादा जरूरत ना होती। ऐसे ही होता है, जब तक आप पढ़ते ही नहीं, जब तक आपको लगता नहीं कि एग्जाम्स आ गए, ठीक है, जब आपको लगता कि कल एग्जाम है तभी रात को पढ़ते हो, नहीं तो पूरा साल तो आप पढ़ते नहीं हो, ठीक है। तो यही होता है, जब तक हमें जरूरत फील नहीं होती किसी चीज की हम वो काम नहीं करते। तो केमिकल इक्वेशन के साथ भी ऐसा ही है, ठीक है, जब तक उनको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ बताना जरूरी है इनकी फिजिकल स्टेट, तब तक केमिकल इक्वेशन में फिजिकल स्टेट नहीं बताते हैं, ओके। कुछ एग्जांपल्स है, देखो यहाँ पे, sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst, etc. for the reaction are indicate above and below the arrow in this equation। इन्होंने बोला है कई बार ऐसी रिएक्शन होती है जो एक स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर ही होती है, ठीक है। देखो एक रिएक्शन मैंने आपको बताई थी, वो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन बताई थी। एक्सो मतलब मैंने बताया था एग्जिट करना, यानी कि वो रिएक्शन जिसमें से आपकी बहुत सारी हीट बाहर निकलती है वो आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। और एंडोथर्मिक क्या था, जिसमें बहुत सारी हीट आपको एब्जॉर्ब करनी होती है और उसके बाद आपकी रिएक्शन आगे प्रोसीड होती है, वो रिएक्शन आपने कहा था कि वो एंडोथर्मिक होती है। यानी कि वहां पे क्या था, आपको उस रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आपको बहुत सारी हीट एनर्जी उसको देनी पड़ रही थी, तभी आपकी रिएक्शन आगे प्रोसीड हो रही थी, ठीक है। तो वहाँ कुछ ना कुछ कंडीशन देनी कि आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ी थी। तो इसी प्रकार से कुछ रिएक्शंस आपकी ऐसी होती है ना, वो आपकी तभी होंगी जब उसमें आप टेम्परेचर दोगे। लो भाई टेम्परेचर दिया, जरूरी नहीं टेम्परेचर बढ़ा के दोगे, टेम्परेचर कम भी करना पड़ सकता है किसी रिएक्शन के लिए, ठीक है, और किसी रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। समझ में आया? ऐसे ही कई रिएक्शन ऐसी होती हैं जो प्रेशर के, किसी में आपको कम प्रेशर चाहिए, किसी में ज्यादा प्रेशर है, यानी कि उस रिएक्शन में आप प्रेशर अप्लाई करोगे तभी वो रिएक्शन होगी। यानी कि सिर्फ रिएक्टेंट को मिलाने से आपकी रिएक्शन नहीं बढ़ेगी, वहां पे कुछ टेम्परेचर या फिर प्रेशर प्रोवाइड करना पड़ेगा। और कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जहाँ पे आपको कैटालिस्ट डालना पड़ता है। कैटालिस्ट क्या होता है आपका? कैटालिस्ट होता है, कैटालिस्ट आपका एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है। रेट को बढ़ाने का मतलब क्या है? रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, ठीक है। जो क्या करते हैं, रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है जो, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को जो इंक्रीज करता है वो होता है आपका कैटलिस्ट। और खुद वो उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, बस रिएक्शन के रेट को बढ़ा दिया। यानी कि है ना, हमारी लाइफ में ऐसे इंसान होते हैं जो हमको बाहर से मोटिवेट करते हैं, तो बस वो हमको मोटिवेट करते हैं और चले जाते हैं। उनका खुद हमारे लाइफ में कुछ रोल नहीं है, वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है। कैटलिस्ट भी ऐसे ही है, क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं वो, ओके, और खुद रिएक्शन के अंदर नहीं आते, बस उसने मोटिवेट कर दिया और चला गया, ठीक है। रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दिया और रिएक्शन से बाहर निकल गए, वो होते हैं आपके कैटलिस्ट। समझ में आया आपको?
क्लियर होगी चीजें। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। देखो CO क्या होता है आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होता है। यहाँ पे फिजिकल स्टेट मेंशन करी हुई है, देखो ऐसे G लिखा हुआ है छोटा सा। H2 भी आपकी गैस होती है, यहाँ पे G मेंशन है। आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस में H2 है, इनकी रिएक्शन को प्रोसीड करवानी है तो यहाँ पे आपको बहुत सारा प्रेशर देना पड़ेगा। 340 ATM। ATM आपका जो होता है प्रेशर की यूनिट होती है, ठीक है। क्या होता है आपका, प्रेशर की यूनिट होती है आपकी ATM, है ना, एटमॉस्फेरिक बोलते हैं जिससे आप, ठीक है। आपने क्या करा, इस रिएक्शन को 340 ATM आपने प्रेशर प्रोवाइड किया, तब जाके आपकी रिएक्शन बनेगी, होगी। और ये जो यहाँ से मिला आपका, ये होता है आपका मिथेनॉल। क्या होता है आपका, मिथेनॉल, ठीक है। और ये होता है आपका लिक्विड फॉर्म में, इसलिए यहाँ पे छोटा सा L लिखा हुआ है, ठीक है। समझ में आया आपको। एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लिया है एक्वस फॉर्म में, ठीक है। वाटर लिया है लिक्विड फॉर्म में, ओके। इनकी रिएक्शन करी सनलाइट की प्रेजेंस में। देखो यहाँ पे सनलाइट चाहिए आपको, क्लोरोफिल चाहिए। इन्होंने बोला जो आपके टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह होते हैं, ये जो कंडीशन होती है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं केमिकल इक्वेशन के अंदर। कुछ नहीं, जो आपका ये एरो है, इस एरो के ऊपर नीचे आप इसको लिख सकते हो। देखो जैसे यहाँ पे प्रेशर को एरो के ऊपर लिखा हुआ है, ऐसे इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए आपको सनलाइट की जरूरत है, तो सनलाइट आपने ऊपर लिख दिया। साथ में आपको क्लोरोफिल की जरूरत है, तो क्लोरोफिल नीचे लिख दिया, ठीक है। पहचान के इस रिएक्शन को, कौन सी है, पढ़ी हुई है भाई आप सभी ने सारी रिएक्शंस, है ना। ये आपकी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है ना, इससे आप बोलते हो प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन है, जिस वजह से जो पेड़ पौधे हैं अपना खाना बनाते हैं, अपना पेट भरते हैं, ठीक है। ये आपकी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। इसमें क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड H2 रिएक्शन रिएक्ट कर रहा है किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, और वहां से मिलता है आपको ग्लूकोज, ठीक है। और ग्लूकोज आपका एक्वस फॉर्म में, इसलिए यहाँ पे AQ लिखा हुआ है। और ग्लूकोज को फॉर्मूला आपका C6H12O6, ओके। और साथ में आपका ऑक्सीजन बाहर निकलता है ना, बाहर निकलता है भाई, आपको पता है। तो आप कहते हो आप सभी लोग कि पेड़ पौधे लगाने चाहिए, वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है और इसके अलावा आपका वाटर भी निकल रहा है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। तो ये सारी रिएक्शन थी आपकी, फिजिकल स्टेट को मेंशन करी थी, और कुछ कंडीशंस थी जो कई बार रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए आपको देनी पड़ती हैं, ठीक है। समझ में आपको क्लियर होगी चीजें। अब हम क्या करते हैं, इसको, ये जो आपका एग्जांपल था ना Mg+O2 MgO, ये वाली जो रिएक्शन थी, यानी कि हमने कहा था ये रिएक्शन आपकी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, यानी कि आपकी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इसको एक बार फटाफट से बैलेंस करते हैं, फिर इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स, ओके। देखो सबसे पहले इसको आपको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, आप देखोगे यहाँ पे कितने टाइप के आपके पास एलिमेंट है। यहाँ पे बस आपके पास मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, यही टाइप के एलिमेंट है, ये दो टाइप के एलिमेंट है। फिर आप देखोगे कि लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं और राइट हैंड साइड में कितने हैं, यानी कि ये होगा आपका प्रोडक्ट साइड में और ये होगा आपका रिएक्टेंट साइड में, ठीक है। तो रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम के कितने एटम, आपका एक ही एटम है, ठीक है। और ऑक्सीजन का आपके 2 एटम है। और यहाँ पे देखो प्रोडक्ट साइड में मैग्नीशियम का एक ही एटम है, ओके, और ऑक्सीजन का एक। ये तो देखो बैलेंस है, पर ये आपका अनबैलेंस है, यानी कि ऑक्सीजन आपका बैलेंस नहीं है। इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, आप सिंपली 1 × 2 कर दोगे, ठीक है। 1 × 2 करोगे यानी कि आप MgO को, है ना, आप क्या कर रहे हो, Mg+O2, यहां से आपका MgO है, ठीक है। अब मैंने कहा 1 × 2 यानी कि आपका ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो आप ऐसे मत कर देना कि भाई ऑक्सीजन को तो बैलेंस करना था, ले भाई होगा चेंज, ना बिल्कुल नहीं। यहां से आपका केमिकल फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। मैं बार बार कह रही हूँ केमिकल फॉर्मूला को आपको चेंज नहीं करना है, ओके। क्लियर होगी बातें ना। आप इस तरीके से कर सकते हैं और ना ही आप इस तरीके से करते हैं। तो सही रिप्रेजेंटेशन क्या होगी इसकी, सिंपली इसके आगे आप 2 लिख दोगे, यानी कि 2MgO, ये हो जाएगी। तो आपकी रिएक्शन बन गई Mg+O2 2MgO। देखो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, पर यहां से अब आपका मैग्नीशियम क्या हो गया, अनबैलेंस्ड हो गया। अब यहाँ पे मैग्नीशियम के 2 एटम हो गए प्रोडक्ट साइड में और रिएक्टेंट साइड में एक ही है, ठीक है। अब इसको 2 करना है तो सिंपली आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और ये बन गई आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, है ना। अब दोबारा से बता रही हूँ, यहाँ पे 2 इसके बाहर ही लिखना है, कहीं Mg2 कर दो, लो भाई मैडम हो गए 2, हमें क्या मतलब, हमको तो बैलेंस करना था। बैलेंसिंग के साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि केमिकल फॉर्मूला कहीं आपका चेंज ना हो जाए, ओके। तो अब 2Mg+O2 2MgO आपका यहाँ से बन जाएगा। ये इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई है। तो आज के लिए बहुत है, आपको जितना कुछ करवाएगा आपको अच्छे से रिवाइज करके आना है, ठीक है। और क्या करना है आपको नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि इसको आप अच्छे से रिवाइज करके आओगे तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यानी कि अब हम नेक्स्ट लेक्चर में
बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के बहुत सारे एग्जांपल्स करने वाले हैं, ठीक है, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम्स में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ओके, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, और जीनियस मेंटर के साथ जुड़कर पढ़ते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, और केमिस्ट्री से तो बिल्कुल नहीं घबराना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।